हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, ये पंचायत राज सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं पहले जाके प्लीज़ आप उन लेक्चर को देख लीजिएगा। जब तक आपको वो लेक्चर समझ नहीं आएंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। उन लेक्चर्स का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। जहाँ तो फिर आप चैनल के ऊपर जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाओगे वहाँ पे पंचायत राज सिस्टम की एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है हमारा फ्रेंड्स वो रहेगा 2 इम्पॉर्टेंट कमेटी के ऊपर। एक है हमारी थंगुन कमेटी और दूसरी है हमारी गढ़गिल कमेटी। फ्रेंड्स, टोटल जो हमने पंचायत राज सिस्टम में कमेटीज़ को देखा है, जो इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ पंचायत राज सिस्टम के रिलेटेड हैं वो 6 कमेटीज़ हैं। जो 4 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फर्स्ट कमेटी हमारी जो है अशोक मेहता कमेटी थी, फर्स्ट कमेटी जो हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। सेकंड कमेटी जो हमारी अशोक मेहता कमेटी थी, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ कमेटी जो है जीवी के राव, और फोर्थ कमेटी हमारी जो है एलएम सिंघवी कमेटी थी। आज हम फिफ्थ और सिक्स्थ कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी रिकमेंडेशन को देखेंगे, और जो सारी की सारी कमेटी जो है यही बेस बनती हैं 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में। तो वो किस तरीके से लाया गया, जो सारी की सारी कमेटी जो है इनको इसीलिए बनाया गया था टाइम टू टाइम कि जो अपने रिकमेंडेशन देती जाएं। फाइनल जो है 1992 में हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जो पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिला। तो फ्रेंड्स, इसके जो लास्ट लेक्चर है कमेटीज़ के ऊपर, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो रहेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर। इसके बाद में लास्ट की स्लाइड में जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे फेसबुक पेज है द नॉलेज रेस, और इसके साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल है नॉलेज रेस, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स सब लेक्चर्स की पीडीएफ को प्रोवाइड करने के लिए। अभी वहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, जैसे ही थोड़े बढ़ते हैं तो मैं ये कंटेंट जो है इनकी पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर करूँगा। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो हमारी फिफ्थ कमेटी है पंचायत राज सिस्टम को, वो थी थंगुन कमेटी। ये थी फ्रेंड्स 1988 में आई थी। इससे पहले कि हमने फर्स्ट कमेटी 1957 में देखी, सेकंड कमेटी जो था अशोक मेहता 1977 में देखी। उसके बाद जो थर्ड कमेटी थी जीवी के राव कमेटी, तो 1985 में थी। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में थी। तो थंगुन कमेटी जो है 1988 की है। और फ्रेंड्स, ये थंगुन कमेटी जो है जिस सब कमेटी थी किसकी, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की एक कमेटी थी। उस कमेटी से ही कुछ मेंबरों को लेके इस कमेटी को बनाया गया था, और जिसके चेयरमैन कमेटी के थे वो थे पीके थंगुन। तो इसीलिए इस कमेटी को थंगुन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो थंगुन जो कमेटी थी इसको बनाया गया किस पर्पस के लिए, एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को लेके जी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करना था और अपनी रिकमेंडेशन जो थी वो सरकार को देनी थी। अब जो फ्रेंड्स पॉलिटिकल सिस्टम जो अगर हम देखें तो देखिए पंचायत के अंदर जो है हम इलेक्शन ही तो करवाते हैं, जहाँ पे पंचेज होते हैं, सरपंचेज होते हैं, उनको हम वोटिंग देके जो है चुनते हैं। और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जे ही जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही चलाते हैं। अब इस कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको बनाया गया था। अब इस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी सरकार को वो क्या थी, द कमेटी सजेस्टेड द स्ट्रेंथन ऑफ पंचायत राज सिस्टम। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचायत को स्ट्रांग करना है। देखिए फ्रेंड, रिकमेंडेशन जो होती है ना, अब रिकमेंडेशन जो जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, ऑल आर एडवाइजरी इन नेचर होती है। रिकमेंडेशन जो भी होती है कभी भी वो जो है वाइंडिंग इन नेचर नहीं होती है। जो रिकमेंडेशन सरकार को दी जाती है, कोई भी कमेटी जब अपॉइंट की जाती है तो उसका काम होता है कि सरकार को बताना। अब वो सरकार की मर्जी है कि उसको वो माने या ना माने। तो दीज आर एडवाइजरी इन नेचर, नॉट बाइंडिंग इन नेचर रिकमेंडेशन। तो इस कमेटी की जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या थी। इस कमेटी की जो पहली रिकमेंडेशन थी वो थी पंचायत राज बॉडी जो है शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। देखिए फ्रेंड्स, पिछली कमेटीज़ में भी हमने देखा है कि पंचायत राज सिस्टम को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। अलग अलग कमेटीज़ ने इसके बारे में जो है रिकमेंडेशन अपनी दी है, लेकिन मोस्ट जिसको माना जाता है वो एलएम सिंघवी कमेटी है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा डिटेल में कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप एक
नया चैप्टर लेके आइए, एक अमेंडमेंट कीजिए और पंचायत को पूरा का पूरे सब्जेक्ट के ऊपर बात कीजिए। तो सेकंड जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो थी 3 टियर सिस्टम ऑफ द पंचायत राज विद पंचायत एट द ब्लॉक, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये भी फ्रेंड्स याद कीजिए, फर्स्ट कमेटी जो 1957 में आई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसी को इस कमेटी ने आगे फॉरवर्ड किया और जो 3 टियर सिस्टम की इसने भी बात की। फिर जिला परिषद की बात होती है, शुड बी द पाइवटल ऑफ पंचायत राज, यानी एक सेंट्रल पॉइंट जो है वो जिला परिषद होगा एंड एक्ट एज द जो प्लानिंग और डेवलपमेंट एजेंसीज की तरह एक क्या करेगा, काम करेगा। इससे पहले वाली कमेटी को आप याद कीजिए, जो हमने लास्ट टाइम कमेटी पढ़ी थी, उस कमेटी की पूरी जो है जीबी के रॉ कमेटी, वो सारी की सारे उसका फोकस जो है वो भी जिला परिषद के ऊपर ही रहता है। फोर्थ इसकी रिकमेंडेशन थी, पंचायत राज बॉडी शुड हैव फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर। देखो पंचायतों का कितना टेन्योर होना चाहिए, 5 ईयर, क्योंकि अभी तक फ्रेंड्स जो 1988 की बात कर रहे हैं, अभी तक पंचायत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा का पूरा उसका प्रावधान जो नहीं दिया हुआ कि किस तरीके से पंचायत को चलना चाहिए, कब इलेक्शन होनी चाहिए, क्या टेन्योर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो अपने अपने तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो इस पंचायत राज सिस्टम को चला रही थी। तो इस कमेटी ने यह भी कहा कि एक फिक्स्ड टेन्योर हो उसका। उसके बाद इसकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपरसेशन ऑफ बॉडी शुड बी 6 मंथ। मीन्स के अगर किसी भी कारण पंचायत के इलेक्शन जो है वो लेट होते हैं, जहाँ कोई वैकेंसी खाली हो जाती है, देखो कोई रिज़ाइन कर जाता है, जहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, तो आपको 6 मंथ के अंदर ही उस वैकेंसी को फिलअप करना है और पंचायत को फिर से वर्किंग में लाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है 6 मंथ ही होना चाहिए, उसके बीच ही आपको क्या करना है, इलेक्शन करवा के एक नया जो है उस वैकेंसी को फिल करना है। चाहे अगर पंचायत ही डिसॉल्व हो चुकी है तो उसको फिर से जो है आपने बना के इलेक्शन करवा के लेके आना है। अब 6th इसकी रिकमेंडेशन थी कि प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी शुड बी सेटअप स्टेट लेवल। ये इसकी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये किसी दूसरी कमेटी से इन्होंने नहीं लिया। अब ये इन्होंने कहा कि एक स्टेट लेवल पे जो है वो एक कमेटी बने, जो जिसका चेयरमैन कौन हो, जो स्टेट लेवल पे कमेटी बनेगी उसका चेयरमैन कौन हो, उसके चेयरमैन जो हो वो हो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, प्लानिंग के मिनिस्टर जिनके पास पोर्टफोलियो प्लानिंग का है, तो वो इसके चेयरमैन होंगे। और इसके साथ ही इस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, जितने भी जिला परिषद के मेंबर्स हैं ना, वो सारे प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं वो सारे इसके क्या होंगे, इस कमेटी के मेंबर होंगे, जो कमेटी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अब नेक्स्ट इसकी रिकमेंडेशन थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर दिया जाए, एक डिटेल में एक लिस्ट डाल दी जाए। लिस्ट का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि लिस्ट डाल दी जाए, किसकी लिस्ट, सब्जेक्ट्स के ऊपर। फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट कौन से हैं, देखो डिवीज़न ऑफ पावर के सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टैक्सेशन दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जहाँ फिर स्कूल बनाना एक सब्जेक्ट हो गया, एजुकेशन एक सब्जेक्ट हो गया, हेल्थ सेक्टर एक सब्जेक्ट हो गया, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट जो है। अभी जो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे नेक्स्ट जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात करेंगे, वो लास्ट फाइनल स्लाइड में मैं बताऊंगा, तो उसके अंदर जो है पूरे के पूरे पंचायतों को 29 सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं और 29 सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो पंचायत काम करेंगी। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, वो डिटेल में हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये एक एग्जांपल थी कि जैसे एजुकेशन एक सब्जेक्ट हो गया, हेल्थ सेक्टर एक सब्जेक्ट हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट हो गया। तो इस कमेटी ने ये कहा कि पूरा का पूरा एक डिटेल सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया जाए और पंचायत को क्लियर कट पता हो कि उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस किस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने काम करना है। प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द 3 टियर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जी पिछली कमेटीज ने भी कहा कि जितने भी रिजर्वेशन एससी और एसटी की रिजर्वेशन रहेगी वो उनकी पॉपुलेशन के ऊपर रहेगी और यहाँ पे वुमेन की रिजर्वेशन भी रहेगी, जो आज प्रेजेंट जो हमारा पंचायत राज सिस्टम है उसमें 1/3 रेशियो जो है वो वुमेन की रिजर्व है। नेक्स्ट जो है 9th इसने कहा कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बने। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन दो होते हैं। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है इसको समझते हैं। 9th जो रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिकमेंडेशन कमेटीज की इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। जैसे हमने अशोक मेहता कमेटी को देखा था तो 132 रिकमेंडेशन थी उसकी, लेकिन हमने हार्डली 10 से 12 ही उसकी रिकमेंडेशन को देखा था। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वही मैं आपको समझाता हूँ, बाकी हमारे काम की नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी बनाया जाए
और इट वुड लीड टू द क्राइटेरियन गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, पूरा का पूरा गाइडलाइन और क्राइटेरिया फिक्स करेगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या करेगी, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। आप सबको पता है कि हम लोग टैक्स देते हैं, जिनकी भी इनकम ज़्यादा होती है, जहाँ बिजनेस है जो भी है उसके ऊपर वो टैक्स देता है। जहाँ जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी हम जो है टैक्स सरकार लगाती है, तो तभी वो चीज़ें जो है मार्केट में आती हैं। तो ये पूरा इकोनॉमी का चैप्टर है, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। पर ये भी है कि जो टैक्स सरकार को जाता है, अब पूरा का पूरा टैक्स वो पंचायतों को तो ना दे सकती है। अब सरकार के गवर्नमेंट के अपने भी काम है स्टेट लेवल पे, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना, जैसे स्कूल बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन करना। तो जो पूरे के पूरे अगर पूरा पैसा जितना भी कलेक्ट होता है वो पंचायतों को ही दे दे, तो बाकी डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे। तो ये जो है एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाए कि जो भी स्टेट का रेवेन्यू है, जो भी उनके पास पैसा कलेक्ट होता है, उसका कितना परसेंट जो है, उस पैसे का कितना परसेंट जो है वो पंचायतों को दिया जाए। जी इसको कौन फिक्स करेगा, जी स्टेट फाइनेंस कमीशन फिक्स करेगा। तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, 10th इसकी रिकमेंडेशन थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोई बोलते हैं, तो जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, और वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी इस कमेटी की रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड कमेटी आती है फ्रेंड्स, वो थी गडगिल कमेटी। थंगुन कमेटी की फ्रेंड्स ये जितनी 10 रिकमेंडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो थी वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट जो कमेटी है हमारी वो है गडगिल कमेटी। और जो फ्रेंड्स लास्ट कमेटी है, 6th कमेटी है, 5 कमेटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो 6th कमेटी जो है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट कमेटी है पंचायत राज सिस्टम की, 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो 6th कमेटी है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। जो गडगिल कमेटी जो थी क्या थी, इसको देखते हैं। द कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1988। फ्रेंड्स ये कमेटी जो थी ये भी 1988 में ही बनी, 1988 में ही बनी। और इस कमेटी को किसने बनाया था फ्रेंड्स, उस टाइम 1988 में सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो जो कांग्रेस पार्टी जो है इस कमेटी को लेके आई थी, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे फ्रेंड्स वो कौन थे, BN गडगिल, इसीलिए इस कमेटी को गडगिल नाम से भी जाना जाता है। अब ये कमेटी लाई गई थी कि सरकार चाहती थी कि ये कमेटी क्या करे, हमें रिकमेंड करे। इस कमेटी को सरकार ने कहा कि हमें रिकमेंड कीजिए आप कि क्या करना चाहिए सॉरी फ्रेंड, क्या करना चाहिए कि किस तरीके से पंचायत राज सिस्टम को जो है वो इफेक्टिव बनाया जाए, एक बेस्ट बनाया जाए, अच्छे तरीके से पंचायत राज सिस्टम वर्क करे। तो ये कमेटी जो है इस पर्पस के लिए लाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गडगिल। 1988 में किसने लाई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इस कमेटी को लेके आई थी। तो इस कमेटी की भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि इस कमेटी की क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। 9-10 इसकी रिकमेंडेशन होंगी फ्रेंड, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आइए फर्स्ट रिकमेंडेशन इसकी देखते हैं। पहली जो रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी वो था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बेस्ड ऑन द पंचायत राज सिस्टम। फ्रेंड्स बहुत सारी कमेटीज ने कहा है, तो इस कमेटी ने भी कहा। नेक्स्ट जो है 3 tier सिस्टम ऑफ द पंचायत राज, ये भी इस कमेटी ने पिछली रिकमेंडेशन को ही लिया। सबसे पहले 3 tier सिस्टम की बात जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा आप कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, फिलहाल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एग्जाम में, कि जो जैसे 3 tier सिस्टम लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कि आपको ये कौन कौन सी बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी कहा, या फिर अगर आपकी गडगिल कमेटी ने कहा, या फिर आपकी इसके बाद थंगुन कमेटी ने कहा, तो आपको इस तरीके का फिलहाल तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे थंगुन भी दिया होगा, बलवंत राय मेहता भी दिया होगा, या फिर इसके बाद गडगिल भी दिया होगा, तो आपने किसके साथ जाना है, बलवंत राय मेहता के साथ जाना है। वो आंसर आप टिक कर देना, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने ही पहले 3 tier सिस्टम की बात जो है की थी। और फिलहाल अगर ऐसा पूछ लिया होगा कि ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे दिया और नीचे लिख दिया होगा फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से लिख दिया होगा, तो फिर आपको जो सब कमेटीज का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमेटी ने जो है ये रिकमेंडेशन दी थी कि 3 tier सिस्टम जो है पंचायत राज का होना चाहिए। तो तब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर क्लियर कट 4 ही नाम दिए हैं तो उनमें से अगर 3 नाम ने ये बताया भी है तो आपको एक तो देना ही है।
तो उस टाइम जो है आपको अगर 3 टियर का क्वेश्चन आता है, जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सारी कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन दी है, तो जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात करते हैं तो एलएम सिंघवी का आंसर बनता है, तो यहाँ पे बलवंत राय का आंसर जो है बनता है। तो फिलहाल तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसको ख़त्म करने के बाद बहुत सारे पिछले लेक्चर में यहाँ पे कमेंट्स भी आए हैं कि आप इसके ऊपर एमसीक्यू का लेक्चर लाइए, तो वो मैं डिटेल में वहाँ से एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। तो इसकी जो सॉरी तो 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत राज जो है विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट जो थी इसकी द टर्म ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ये भी फिक्स्ड होना चाहिए 5 साल के लिए। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द पंचायत राज, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी। बाकी रिकमेंडेशन तो चलो पिछली कमेटीज़ ने भी दी हैं, लेकिन ये इसकी डिफरेंट रिकमेंडेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो इस रिकमेंडेशन में ये क्या कह रहे हैं, तो मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। जो पंचायतों में मेंबर होंगे तीनों लेवल पे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। पहले वाली कमेटीज ने ये कहा कि जो पंचायत में होंगे, यानी जो पंचायत हैं जिसपे पंचेज और सरपंचेज हैं वही डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और अभी भी पता है कि डायरेक्टली इलेक्ट हम उन्हीं को करते हैं। और बीडीसी के चेयरमैन जब ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की अभी रिसेंटली थोड़ी देर महीना 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुई है, तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली इलेक्शन हुई है, वहाँ पे पंचेज और सरपंचेज ने वोटिंग की है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी जो जिला परिषद की इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुई नहीं है, होनी है अभी। तो बाकी कमेटीज़ ने ये कहा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और पंचायत की जो है डायरेक्ट इलेक्शन होगी। लेकिन इस कमेटी ने कहा कि 3 लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होगी, पब्लिक उसमें वोटिंग करेगी। और नेक्स्ट इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो क्या है, नेक्स्ट इनकी रिकमेंडेशन थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST एंड वुमेन के लिए, जे भी इसने कहा। उसके बाद 6th इसकी रिकमेंडेशन थी कि पंचायत राज बॉडी जो है शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। पंचायतों के पास ये पावर हो कि वो क्या कर सके, टैक्स लगा सकें, उस टैक्स को कलेक्ट कर सकें, और वही टैक्स जो है वेलफेयर के लिए जो है पंचायत की वेलफेयर के लिए वो उसका खर्चा कर सकें। नेक्स्ट जो है द पंचायत राज बॉडी शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये भी वही रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे पंचायतों को ये कहा गया कि आपको सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, और उसके लिए क्या हो, एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो। तो ये ही जो आगे जाके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1992 में, तो ये जो है पूरी की पूरी यहाँ वहाँ पे 29 लिस्ट जो है दी है। तो उनको नेक्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरी की पूरी वो 29 जो आर्टिकल टू आर्टिकल हम उसको एक एक चीज़ को देखेंगे। तो अगली जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो अभी हमने पिछले ही कमेटी में डिस्कस किया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन भी हो, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये थोड़ा समझने वाली बात है फ्रेंड्स। देखो 2 इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, एक है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन फ्रेंड्स जो है वो 6 लेवल के इलेक्शन को करवाता है, और वो तो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है। तो आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मत समझिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर 6 टाइप की इलेक्शन आती है। वो कौन कौन सी है आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लें। एक प्रेसिडेंट की इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है, उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को करवाता है, और पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन होती है 4 होगी, और 5th जो है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की इलेक्शन को करवाता है, और 6th जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन को करवाता है। बहुत सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब होता है कि 2 हाउस, यहाँ पे जैसे सेंट्रल पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे स्टेट के अंदर भी जो है 2 हाउस हो सकते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और दूसरा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी पहले 2 थे, अभी जो है जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1919 में लाया सरकार ने, तो यहाँ पे अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की जब बात आती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये कौन सी इलेक्शन करवाता है फ्रेंड्स, 2 टाइप की इलेक्शन इसके पास होती है। एक तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन को करवाता है, और दूसरा जो है वो पंचायत के इलेक्शन को करवाता है। तो ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर रहेगी। तो इस कमेटी ने कहा कि एक एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो कंडक्ट करे इलेक्शन टू द पंचायत राज
सिस्टम के ऊपर। और फ्रेंड्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने 2 लेक्चर जो क्लियर कट आपके सिलेबस में मेंशन है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 लेक्चर ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, उनका मैंने लिंक दिया हुआ और चैनल की प्लेलिस्ट भी बनाई है इंडियन पॉलिटिक्स। और वहाँ पे फ्रेंड्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको प्रियम्बल को डिटेल में पढ़ना है, उसका भी अपलोड वीडियो किया है मैंने। और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी आपको पढ़ना है, 12 शेड्यूल हैं और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, वो पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है, क्योंकि यहाँ पे 11th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा का पूरा पंचायत राज से जुड़ा हुआ है, तो शेड्यूल से क्वेश्चन आपको आ सकता है। और भी जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटिक्स में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी 9 रिकमेंडेशन इस कमेटी की। और नेक्स्ट अब क्या होता है, फाइनल हम पहुंच जाते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द गडगिल कमेटी जो थी वो बिकेम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट बिल। और यही कमेटी जो है, एक फ्रेंड्स गडगिल कमेटी ही नहीं, इसके पहले जितनी भी हमने 5 कमेटी और लास्ट में हमने गडगिल कमेटी को भी देखा, जो 6 कमेटी जो है वो बेस बनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को मिला, प्रोटेक्शन टू द पंचायत राज सिस्टम, और यही फाइनल जाके हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में। तो ये जो है फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में होगा। आप इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आएंगे, क्योंकि जो पोस्टें हैं वो भी पंचायत की हैं और पंचायत राज सिस्टम का जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसी ने जो है पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके ऊपर हमारा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। और जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी।